वेलकम एवरीवन। इस पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। जो हमारी बची हुई दो डोमेन्स हैं एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, उनको हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एटमॉस्फेयर। तो देखिए, द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है एक गैस से सराउंडेड है, एक लेयर से सराउंडेड है, घिरी हुई है, जिसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet। ये जो ब्लैंकेट है एयर का, एक इंटीग्रल का मतलब होता है जोड़ना। तो ये बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स को जोड़ता है एक दूसरे से, और एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है प्लेनेट का। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। ये हमें एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम सांस लेते हैं। हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से, सन की जो हानिकारक किरणें होती हैं उससे हमें एटमॉस्फेयर बचाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। एटमॉस्फेयर का जो एक्सटेंशन है, जो फैलाव है, वो 1600 किलोमीटर्स तक है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, और उन 5 लेयर्स का जो आधार है वो है कंपोजिशन, उनकी बनावट क्या है, टेम्परेचर के आधार पर उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ दूसरी विशेषताएं हैं। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सरफेस, अर्थ सरफेस कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। जो स्टार्टिंग लेयर आती है, सबसे पहली जो लेयर आती है, जो स्टार्ट होती है, वो है ट्रोपोस्फेयर। फिर जो सेकंड लेयर है द स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर्स हैं। इन पांचों लेयर्स से एटमॉस्फेयर बनता है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अबाउट 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। एटमॉस्फेयर उसकी जो कंपोजिशन है मेनली 2 गैसेस से बना हुआ है, कंप्लीट एटमॉस्फेयर। तो उसमें 2 गैसेस हैं, नाइट्रोजन है एक, तो दूसरी ऑक्सीजन। ये दोनों गैसेस मिलकर के 99% वॉल्यूम है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, और ये क्लीन और ड्राई एयर है। नाइट्रोजन में, जबकि नाइट्रोजन की अगर बात करें एटमॉस्फेयर में, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो नाइट्रोजन की ही है, वो 78% है, और जबकि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो है 21। जबकि जो बाकी गैसेस बच गई, अदर गैसेस, जो 1% बच गया 99 के अलावा, वो जैसे CO2 गैस है, आर्गन है, अदर गैसेस हैं, वो सभी 1% वॉल्यूम में आती हैं। ऑक्सीजन इज़ द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन जो है वो लाइफ देती है, जीवन देती है सबको, जबकि नाइट्रोजन मदद करती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करने में, उनको बढ़ने में मदद करती है। CO2 though the present in minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth। देखिए, CO2 बहुत ही माइन्यूट मतलब बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है कि अर्थ जो हीट रेडिएट करती है, हीट जो निकलती है अर्थ के सरफेस से या अर्थ के एटमॉस्फेयर से, उसको क्या करती है, उसको एब्जॉर्व कर लेती है, जो अर्थ पे हीट आती है सन से, जिससे हमारा प्लेनेट वार्म रहता है, गर्म रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता, और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और पौधों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो CO2 है। CO2 से ही पौधे खाना बनाते हैं अपना, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस।
द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। जो एटमॉस्फेयर का घनत्व है, डेंसिटी है, वो हाइट के साथ बदलता रहता है। तो अभी हम लेयर्स देखेंगे एटमॉस्फेयर की, कौन कौन सी लेयर हैं। सबसे पहले लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे जो बायोस्फेयर है हमारा उसके साथ मीट करता है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। उसके बाद अलग अलग मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। इन सभी लेयर का अलग अलग यूज़ है, जैसे कि एयरक्राफ्ट है या फिर जो बलून्स होते हैं वो इस लेयर में उड़ते हैं। फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, जहाँ पे जो हायर एयरक्राफ्ट होते हैं वो जाते हैं, या फिर सैटेलाइट होती हैं वो एक्सोस्फेयर में होती हैं। तो ये इन सब का, इन लेयर्स का अलग अलग यूज़ है। तो अभी हम डेंसिटी की बात कर रहे थे, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी की बात कर रहे थे हम। तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है सी लेवल पे। जो इसका घनत्व है वो सी लेवल पे ज़्यादा है, मैक्सिमम है सबसे, और घटता जाता है जैसे ही हम ऊपर जाएंगे। जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो कम होती जाएगी। The climbers experience problems in breathing due to this decrease in density of air। तो आपको पता है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतों पे चढ़ते हैं जो लोग, उनको सांस लेने की जो दिक्कत है, इन इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एयर की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम हो जाता है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स। तो उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे, जैसे कि हमने पढ़ा, डेंसिटी कम है। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स। और जैसे ही हम और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर भी घटता जाएगा। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है अर्थ पे प्रेशर लगाता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जो प्रेशर है वो जगह जगह बदलता रहता है, वेरी करता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हाई प्रेशर रहता है एटमॉस्फेयर का, जहाँ पे, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे लो प्रेशर रहता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और एयर का एक नेचर होता है कि एयर जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो मूविंग एयर को ही हम विंड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारी जो लास्ट डोमेन है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को बोलते हैं डोमेन ऑफ लाइफ, क्योंकि बायोस्फीयर में ही जीवन संभव है। देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि बायोस्फीयर है क्या। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है, एक पतला सा हल्का एरिया है, छोटा सा एरिया है, जिसके अंदर कांटेक्ट होता है। तीन चीज़ें मिलती हैं, लैंड, वाटर और एयर। ये तीनों चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, वो जो जोन है वो हमारा बायोस्फीयर है, क्योंकि ये लाइफ के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। तो इसी जोन के अंदर जो लाइफ है वो यूनिक है, और प्लानट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व है लाइफ का। सो देर आर several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। तो बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की, जो साइज में चेंज होती रहती हैं। माइक्रोब से लेकर के, एक छोटे से माइक्रोब या बैक्टीरिया से लेकर के, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उससे लेकर के बड़े बड़े मैमल्स हैं जैसे कि वेल हैं। तो सब तरह की स्पीसीज जो हैं वो बायोस्फीयर में पाई जाती हैं। All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि ह्यूमंस हैं, तो कोई भी दूसरे एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बायोस्फीयर के द्वारा। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो बायोस्फीयर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तो है प्लांट
किंगडम, प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स जो है वो आ जाते हैं, और एनिमल किंगडम में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सब कुछ आ जाता है। 3 domains of Earth interact with each other and affect each other in some way or some other। तो 3 डोमेन्स जो हैं अर्थ की वो इंटरेक्ट करती हैं। 3 कौन सी डोमेन्स? लैंड, एक तो लैंड हमने पढ़ा, ठीक है। दूसरा वाटर, वाटर डोमेन, और एयर डोमेन, ये तीनों डोमेन मिलती हैं, और इसी से ये तीनों डोमेन एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, cutting of forest for fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to vast removal of soil from the slopes। कि पेड़ काटना, हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो लकड़ी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पेड़ काटना, या फिर खेती करने के लिए ज़मीन साफ़ कर देना फॉरेस्ट की, तो इससे क्या होगा कि सोइल जो है उसका डिग्रेडेशन होगा, फास्ट रिमूवल ऑफ लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। जो स्लोप्स पे जो सॉइल है, मतलब जो ढलान पे जो मिट्टी है, जो रेत है, उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, और लैंड क्लियर करेंगे, पेड़ नहीं बचेंगे तो उससे भी सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। सिमिलरली अर्थ्स सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। इसी तरीके से अर्थ का जो सरफेस है वो बदल सकता है जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसके कारण, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप है, सुनामी है। तो ये नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द कास्ट ऑफ सुनामी रिसेंटली, एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। तो अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बताएं तो जो लैंड है, भूमि है, वो सबमर्ज हो सकती है, डूब सकती है, ठीक है, जैसे कि सुनामी के केस में हुआ था। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं इंडियन टेरिटरी के, वो सबमर्ज हो गए थे पानी में। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। पानी में वेस्ट मटेरियल डालना, जैसे कि लेक्स या रिवर्स में खराब पदार्थ डालना, तो ह्यूमन यूज़ के लिए अनसूटेबल होता है, ये सही नहीं रहता है। इट आल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इट आल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं रिवर्स में हम जो डालते हैं, उससे जो दूसरी फॉर्म्स है लाइफ की, उसको भी डैमेज पहुंचता है, जैसे कि फिशेस हैं, के दूसरे जीव जंतु रहते हैं पानी में, तो उससे उनको नुकसान पहुंचता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, एमिट होता है। थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं या व्हीकल्स होते हैं वो हवा को ख़राब कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। CO2 जो है वो देखिए कम मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एयर का। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन अगर इसका अमाउंट बढ़ने लगेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। एंड देयर इज थस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं अर्थ के जो हमें स्रोत मिले हैं, उनके बीच में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बीच में। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। थैंक यू।